आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? थी धारिता और परावैद्युतांक में संबंध बताए थे और बोले थे कि धारिता जो होती है सी डैश वो के सी के बराबर हो जाती है। ये पुरानी धारिता है और नई धारिता है ना, ये चीज हम लोग पढ़े थे। अब इसी का यूज देखने के लिए एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम है परावैद्युत शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है लघुत्तरीय में कि परावैद्युत शक्ति क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक पावर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पावर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत शक्ति। अब सुनो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बिजली वाला जो मिस्त्री होता है सब, देखा होगा सब, वो लोग जब कोई तार और जोड़ता है तो दास्ताना का प्रयोग करता है, ग्लोब्स का। ग्लोब्स का चीज का होता है, रबर का होता है। क्या आपको मालूम है वो उसका मोटाई कितना होता है? नहीं मालूम होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज तक जो पढ़े हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धारा का चालन नहीं करते और कुछ ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन करते हैं। जो धारा का चालन नहीं करते वो हमारे लिए अचालक हैं या कुचालक हैं। देखो, अचालक का कुचालक में थोड़ा सा फर्क होता है। अचालक का मतलब धारा बिल्कुल प्रवाह नहीं हो, और कुचालक का मतलब खराब चालक, जो धारा का प्रवाह करता तो नहीं हो लेकिन हल्का फुल्का उसमें जा सकता है। समझ में आया? तो कुचालक का मतलब खराब चालक, जो धारा का प्रवाह हल्का फुल्का करता हो, उतना नहीं। ठीक, जैसे कि आप लकड़ी को देख लीजिए, तो लकड़ी दो तरह का, एक हरा और एक मतलब सूखा। तो हरा लकड़ी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो धारा का प्रवाह करेगा। समझ में आया? जैसे कि हम बल्ब है तो बल्ब की जगह पर कोई हरा बांस क्या ये ऐसी लकड़ी थोड़ी जोड़ सकते हैं, तो उसको हम कुचालक बोल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन चालक नहीं बोल सकते। कुचालक बोल सकते हैं। दूसरा चीज कि सूखा लकड़ी है तो उसको अचालक बोल सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि रबर का जो दस्ताना होता है वो मिस्त्री पहनता है इसलिए कि ताकि उसको करंट नहीं लगे। पर ध्यान रखें, अगर रबर का जो दस्ताना है उसकी मोटाई 1 mm हो, 1 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना कह सकते हो, ये 1 mm लगभग इतना मोटा हो, 1 mm मोटाई हो दस्ताना का, और वो पहना हुआ है, और जो तार को वो छूने जा रहा है, जिस गर्म तार को वो छूने जा रहा है, उसमें वोल्टेज 12,000 हो, 12,000 वोल्ट। ठीक है, तो इससे 1 वोल्ट भी ज्यादा हुआ, मतलब 12,000 1 वोल्ट भी ज्यादा अगर करंट, ज्यादा उसका वोल्टेज हुआ उस तार का, तो वो दस्ताना काम नहीं करेगा। वो दस्ताना काम नहीं करेगा, वही दस्ताना उसके लिए चालक बन जाएगा और उसको करंट मार देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे तुम कुचालक समझ रहे थे वो चालक बन गया। कितना पर? 12,000 1 वोल्ट पर। 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ और करंट मार दिया।
तो आप ये मत समझिए कि आप कोई दस्ताना पहन लीजिएगा तो आप करंट से बच जाइएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसे चालक नहीं बना सकते, है ना। फर्क बस इतना है कि चालक बनने के लिए या करंट लगने के लिए उसे कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। हम तो आज तक पढ़ते आए थे कि दुनिया में कुछ चालक और चालक पदार्थ होता है, और देखा जाए तो सबका एक लिमिटेशन है। उस लिमिट को पार करिएगा तो वही कुचालक चीज चालक बन जाएगा। ये बात समझ में आया? जैसे हमने एक रबर का उदाहरण दिया, ऐसे और भी उदाहरण देंगे, आपको लिखवा भी देंगे। वही बोल रहे थे ना कि एक डाटा लिखवाएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज पार करिएगा कि वो कुचालक चीज ही क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे यही चीज समझना है कि परावैद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज कितना, 12,000। 12,000 से ज्यादा हो गया, किसके लिए, रबर के लिए। कितना mm पर, तब 12,000 वोल्ट प्रति mm बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा इस यूनिट पर गौर करो। वोल्ट मतलब कि विभव ऊपर रहेगा, ठीक है। mm का मतलब ये किसका मात्रक है, दूरी का, तो नीचे दूरी हो गया। अब सभी बच्चे याद कीजिए ये किसका फॉर्मूला होता है, विभव बटा दूरी किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या आप इसे विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, ई बोल सकते हो। अब आप ये जो देख रहे हैं असल में ये किसका मान है, विद्युत क्षेत्र का मान है। और इस विद्युत क्षेत्र से थोड़ा सा भी ज्यादा विद्युत क्षेत्र हो जाए, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में चालक, कुचालक चीज ही चालक बन जाएगा। बात बुझाया? जो कुचालक है या अचालक है वो क्या बन जाएगा, चालक। और जब ये बन जाता है तो कहने का मतलब है कि दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे, लेकिन सबका 12,000 थोड़ी होगा, किसी का अलग होगा, किसी का अलग होगा। बात बुझाया? तो हम इसी मान को, विद्युत क्षेत्र के इसी अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत शक्ति। अब आपसे पूछा जाए कि परावैद्युत शक्ति क्या है, तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो अचालक ही चालक बन जाता है। बात समझ में आया? अचालक की जगह पर कुचालक भी बोल सकते हो कि कुचालक ही क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। तब विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को क्या कहते हैं, परावैद्युत शक्ति। पानी के बारे में अब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, कल ही पढ़ाए थे कि संधारित्र में पानी डालते हैं तो उसकी धारिता 80 गुनी 81 गुनी बढ़ जाती है, बताए थे। लेकिन संधारित्र में पानी डाला ही नहीं जाता, जो कैपेसिटर होता है उसमें पानी नहीं डालते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताइए संधारित्र की धारिता को हम 80 गुना पानी डाल के बढ़ा सकते हैं, फिर भी संधारित्र में पानी का प्रयोग क्यों नहीं होता? तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि रबर का 12,000 वोल्ट प्रति mm ये विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन पानी का परावैद्युत शक्ति, और पानी का परावैद्युत शक्ति 0 वोल्ट होता है। पानी का परावैद्युत शक्ति 0 वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी अभी कुचालक है, लेकिन पानी को जैसे ही 0 वोल्ट से थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं, वही पानी क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। समझ में आया? और हमें झटका लगता है, इसीलिए पानी में अगर वोल्टेज आप ज्यादा अप्लाई कीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र के गुण को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए पानी को हम कैपेसिटर में यूज नहीं करते। कैपेसिटर में अंदर जो भरा जाता है उसे हम परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। और परावैद्युत पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं कि नहीं। और कुचालक पदार्थ ही को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जो मतलब विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम रखते हैं वो विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हम पानी को रखते क्यों हैं, विद्युत क्षेत्र को कम करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि पानी के अंदर खासियत यह है कि 0 वोल्ट से भी थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वही पानी क्या बन जाता है,
चालक बन जाता है। ये बात क्लियर हुआ और झटका लगता है। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर में, संधारित्र में पानी का प्रयोग नहीं करते। क्लियर हो गया। रबर का कर सकते हैं, कागज का कर सकते हैं, और सबके लिए परावैद्युत शक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैं सबके लिए आपको वैल्यू भी आज लिखवा दूंगा, उसको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन आप लोग बताइए, कौन कौन बता सकता है परावैद्युत शक्ति क्या है। फिर से सुन लो, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक वोल्टेज बढ़ा, विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो कुचालक पदार्थ चालक बन जाता है। तब विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को क्या कहते हैं, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे रबर की परावैद्युत शक्ति 12,000 वोल्ट प्रति एमएम होती है, अर्थात इसमें 12,000 से थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो वही 1 एमएम का रबर क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। अगर कोई मिस्त्री 1 एमएम का दस्ताना पहना हुआ है रबर का और वो किसी बिजली के तार को छूता है और उस तार में वोल्टेज 13,000 है तो उसे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, उसका दस्ताना ही जड़ जाएगा और झटका लग जाएगा एकदम। ये बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको परावैद्युत शक्ति और इसका प्रयोग आप देख ही लिए कि क्या प्रयोग है। अब बताओ कौन बताएगा परावैद्युत शक्ति क्या है? परावैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं बताओ। 2 क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, क्वेश्चन बैंक में चेक कर लेना। 2 क्वेश्चन हमेशा एक साथ में पूछता है, कहता है कि परावैद्युतता और परावैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो परावैद्युतता का अलग डेफिनेशन देना है और परावैद्युत शक्ति का डेफिनेशन अलग। बोलो परावैद्युत शक्ति क्या है? विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर कुचालक पदार्थ चालक बन जाता है। उसी अधिकतम मान को परावैद्युत शक्ति। बहुत अच्छा। अगर पूछ दिया जाए परावैद्युतता क्या होता है तो परावैद्युतता, चलो ये मत बताओ, विद्युतशीलता बताओ किसे कहते हैं? निर्वात या वायु के विद्युतशीलता में किसी खास संख्या से गुणा करने पर दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाए तो उस खास संख्या को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। हम क्या पूछे हैं? विद्युतशीलता। उसके पहले क्या पूछे हैं? तो दोनों तो अलग अलग चीज होता है, एक झापर धरा है, दोनों एक ही चीज होता है। परावैद्युतता कौन बताएगा, बताओ। यस, विद्युत क्षेत्र बनने का जो दुश्मन है ना, बनने का विरोध करता है, कोई भी माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न हो रहा हो तो वो माध्यम क्या करती है, उसका विरोध करती है। और माध्यम के इसी गुण को क्या बोलते हैं, परावैद्युतता या विद्युतशीलता। बहुत अच्छा, बैठो। तुम्हारा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही है। परावैद्युतता और परावैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? समझ में आया? तो ये याद होना चाहिए। याद क्या, ये तो समझने वाली चीज है। कोई मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो उसका वो विरोध करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, प्रतिरोध का, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। अब परावैद्युत शक्ति क्या, तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो कुचालक भी चालक बन जाता है, तब विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब लिखिए तो आप लोग। विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिससे थोड़ा सा भी अधिक, जिससे थोड़ा सा भी अधिक, जिससे थोड़ा सा भी अधिक, जिससे थोड़ा सा भी अधिक विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, जिससे थोड़ा सा भी अधिक विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए
तो कुचालक पदार्थ भी चालक बन जाता है, कुचालक पदार्थ भी चालक बन जाता है, कुचालक पदार्थ भी चालक बन जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को, विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को परावैद्युत शक्ति कहते हैं, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा स्टार देकर। स्टार दे करके लिखेंगे कुछ मुख्य पदार्थों के, कुछ मुख्य पदार्थों के, कुछ मुख्य पदार्थों के परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति और परावैद्युतांक, 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 ये हेडिंग हो गया। ठीक है, और इसे अब आप लोग है सारणी हम बना दे रहे हैं, उसको उतार लीजिए। भैल तीन से 6। अब समझो, देखो रबर के लिए बोले हैं ना 12,000, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, परावैद्युत शक्ति किलो वोल्ट प्रति एमएम। किलो का मतलब होता है 1000, तो ये याद रखना है कि इसमें जो भी तुम याद करोगे 1000 के टर्म में याद करोगे। जैसे अब हम बात करेंगे रबर का, तो रबर का जो परावैद्युतांक होता है 6.9। परावैद्युतांक से क्या फायदा है, तो हम ये बता सकते हैं कि रबर को अगर हम किसी कैपेसिटर में भरते हैं यानी संधारित्र में, तो धारिता कितना बढ़ेगा। जैसे हम तुमसे कहें कि हमारे पास एक कंडेंसर है और इस कंडेंसर में हम रबर भर दिए, तो रबर अगर भर दिए तो ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर का पहले से कुछ तो धारिता होगा, तो पहले से मान के चलो इसका धारिता कितना है, 2 माइक्रोफैराड, इसका धारिता पहले से इतना है। रबर डाल दोगे तब कितना हो जाएगा, तो वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े थे C डैश बराबर K इंटू सी। तो ये सब किसके मान है, K के मान है। पहले कितना इसका मान है, 2 माइक्रोफैराड। अगर हम K का मान देखें तो रबर के लिए K का मान 6.9 यानी कि लगभग 7 के करीब में है, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 7 दूना 14, 7 गुना बढ़ जाएगा, तो 14 माइक्रोफैराड के बराबर ई कंडेंसर का धारिता हो जाएगा। तो अगर हमको ये सब मालूम रहे तो हम बता सकते हैं कि किसी भी कंडेंसर की धारिता कितनी हो सकती है। अब आप बताइए किस तरह के कंडेंसर की धारिता सबसे ज्यादा हो सकता है, तो जिसमें स्ट्रोंटियम टाइटेनेट भरा हुआ रहेगा 310 गुना बढ़ा देता है ये धारिता। बात बुझाए, अगर 1 माइक्रोफैराड का हो तो इसको अगर आप भर दीजिएगा तो उसकी धारिता जो होगी वो 310 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन पानी का 80 तो होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए परावैद्युत शक्ति इसका कितना है, 0। 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, पानी चालक का काम करने लगेगा। ठीक है, और वही निर्वात का देखिए तो क्या है, अनंत, हाँ इनफाइनाइट है, मतलब निर्वात को कभी भी हम चालक नहीं बना सकते, क्यों, निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं, जो चीज जो कुछ है ही नहीं तो उसको कैसे चालक बनाएंगे, इसीलिए उसकी जो परावैद्युत शक्ति होती है वो अनंत होती है। रबर का देखिए यहाँ पे 12 लिखे हैं, तो किलो लगा हुआ है तो आप 12,000 बोलेंगे, समझ में आया। आइए कितना मोटाई को लेकर के चल रहे हैं, 1 mm, 1 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो 12,000
वोल्ट प्रति मिलीमीटर। इसी तरह से अबरक का भी होता है 12,000। अबरक भी जैसे आयरन जो मशीन होता है इस्त्री जिससे करते हैं तो उसमें नीचे अबरक रहता है, तो उसको भी वोल्टेज हम कितना से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, 12,000 से ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो वो भी क्या होगा, करंट मारने लगेगा। बात बुझाया? तो ये सब ये बात याद रखना है डाटा में, और खास करके पानी का, निर्वात का। और हवा के लिए परावैद्युत थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा। ये थोड़ा विरोध ज्यादा करता है, निर्वात कम करता है, सबसे कम करता है। और ये आप देख रहे हैं हवा का परावैद्युत शक्ति कितना होता है, 3 होता है। बोलो, क्लियर हो गया? चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन करा दे रहे हैं। हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे गोलीय संधारित्र, नहीं बेलनाकार संधारित्र नहीं ना हुआ है, गोलीय संधारित्र ये भी नहीं हुआ है। हम लोग पढ़े थे समांतर पट संधारित्र, फिर उसके बेस पर पढ़े थे यौगिक परावैद्युत संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र और उसके बाद बेलनाकार संधारित्र। तो चलिए गोलीय संधारित्र करा देते हैं आज। लिखिएगा हेडिंग में क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, आप लोग को मालूम है संधारित्र कैसे बनाते हैं, बस प्लेट कैसा हो जाएगा, गोलाकार। तो पहला प्लेट हम बनाते हैं, पहला प्लेट बन गया जो कि गोलाकार होगा। अच्छा, दूसरा प्लेट जब आप बनाइएगा तो कुछ दूरी इनमें कुछ स्पेस होना चाहिए इनके बीच, ताकि इसके बीच में क्या भर सको, परावैद्युत पदार्थ। बना तो दिए, लेकिन इस पर प्लस चार्ज कैसे देंगे? प्लस चार्ज देने के लिए क्या जरूरी है, एगो वायर रहना चाहिए बाहर से ना, जिसको हम प्लस से जोड़ सकें। तो इसमें से एक वायर निकालना होगा, लेकिन जब वायर निकालेंगे तो इसको टच कर जाएगा। टच न करे इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ काट के और उसकी क्या लगा दो, चाहिए प्लास्टिक चाहे रबर चाहे कुछ हो, ऐसा चीज लगा दो जो कुछ चालक हो, समझ में आया, और वहां से एक वायर निकाल लो, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर आप एक कटिंग कर लीजिए और यहाँ से एक वायर निकाल लीजिए, यहाँ से एक वायर निकल गया, और यहाँ पर आप जो है कुछ लगा दीजिए। ये जो लगाया गया है कोई चालक कोई भी पदार्थ हो सकता है, ताकि इससे टच नहीं करे। हाई जॉन हम निकाले हैं, ये वायर निकाले हुए हैं ताकि इस पर हम क्या दे सके, प्लस क्यू चार्ज दे सके। और ये प्लस चार्ज देंगे तो ये चार्ज ऐसे होते हुए आएगा और बोलो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पर प्लस चार्ज आने के बाद क्या होगा, प्रेरण के वजह से इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, बाहर प्लस चार्ज। तो उसका क्या उपाय करोगे, तब बाहर अर्थिंग दे दो, इधर अर्थिंग दे दो कहीं पे। हो गया। अब तुमको क्या निकालना है, सी का मान। सी का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q बाई भी। Q का मान, तो Q का मान Q ही रहने दो, मान के चलते हैं Q का मान तुम लिखना चाहो तो सिग्मा ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिग्मा ए हम उस समांतर पट संधारित्र में लिखते थे तो उससे होता था कि सिग्मा सिग्मा कट जाता था, है ना। लेकिन ये तो गोलीय संधारित्र है, तो गोलीय संधारित्र में अगर Q का मान सिग्मा नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा Q जरूर कटेगा। कैसे कटेगा, याद करो, एक गोला के कारण किसी पॉइंट पर
यहाँ तक कि अगर इसका त्रिज्या मालूम रहता, जैसे मान के चलो कि यहाँ तक त्रिज्या r है, यहाँ तक r, तो KQ/r याद कीजिए विभव होता है, और तीव्रता KQ/r², याद कीजिए होता है कि नहीं। और इस जगह पर आइएगा तो क्या होगा, KQ जो इसका त्रिज्या होगा, है ना, तो बड़ा r रहता तो हम KQ/R लिखते, ये होता। तो हमारा विभव में Q आ रहा है कि नहीं, और जब Q इसमें आएगा तो Q क्या होगा, कट जाएगा। तो आवेश का मान निकालने की जरूरत है नहीं, तो आवेश को खाली मान लेने की जरूरत है, आवेश खुद से पहले ही से निकला हुआ है, हमको केवल इसमें निकालने का प्रॉब्लम क्या है, विभव। तो ये बहुत ही आसान होता है समांतर पर संधारित्र की अपेक्षा, इसका वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको खाली विभव निकाल लेना है। तब विभव कई गो प्लेट के वजह से होगा, एगो ठंडी पहुंचाएगा तो एगो क्या पहुंचाएगा, गर्मी, क्योंकि एगो पर प्लस चार्ज है, एगो पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो हमको कुल विभव इसका निकालना है कि कुल विभव होगा क्या। तो उसके लिए तुमको ये मानना होगा कि यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समझ में आया, और इसके अलावा यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो हम इस वाले को और इस वाले को में से इसको A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B। तो गोलीय संधारित्र में 2 गो गोला होगा और दोनों गोला का त्रिज्या होगा, एगो त्रिज्या A हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, B। अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे विभव क्या होगा, इसके लिए इस पॉइंट पर, तो KQ/A, इस पॉइंट पर क्या होगा, KQ/B। अब तुमको करना ये है कि इसमें इन दोनों में देख लेना। अच्छा, हाई वाला चीज तो माइनस में होगा, क्योंकि इसका चार्ज -Q होगा और इसका चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। और आपको याद होगा अदिश राशि में माइनस के साथ वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो बोलो कुल विभव निकल जाएगा कि नहीं। बस कुल विभव निकल गया, हमारा आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो अब बताइए इसमें लिखना हो, समांतर प्लेट जैसे संधारित्र लिखे थे वैसे ही सोच के बताना है कि इसमें कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या लिखना चाहिए। पहले हम लोग क्या मानते थे, 2 प्लेट मानते थे, यहाँ प्लेट कैसा है, गोलाकार। तो क्या लिखेंगे, माना कि 2 धातु के है, कैसा गोला है, खाली है कि भरा हुआ है, भरा हुआ है, काती से भरा है, पूरा ही अंदर भरल है ना, सब खाली है, तो खाली को खोखला बोलते हैं। तो 2 धातु के खोखले गोले हैं, लेकिन खोखले गोले तो ऐसे भी हो सकते हैं, एगो ऐसा एगो ऐसा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ और इसमें फर्क क्या है, ठीक से देखो, इसका केंद्र और इसका केंद्र अलग अलग है, इसका एक ही केंद्र है। तो कैसन तरीका से लिखें कि ये बात पूरा स्पष्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे क्या कि माना कि धातु के 2 खोखले गोले हैं जिनका केंद्र क्या है, एक ही है, समझ में आया। तो जिनका एक ही केंद्र कौन सा है, O, यही ना है। तब मानेंगे कि माना कि 2 धातु के खोखले गोले हैं जिनका केंद्र एक ही बिंदु O है ना। त्रिज्या भी माने हुए हैं, त्रिज्या भी मान लें। अच्छा, छोटे गोले की त्रिज्या A और बड़े गोले की त्रिज्या B है। अब बताओ, इसके बाद हम लोग आवेश दिए हैं, छोटे गोले पर कितना आवेश दिए हैं, छोटे गोले पर धन आवेश, चाहे +Q आवेश लिख दें, +Q आवेश दिया जाता है। तो बताओ क्या होगा, प्रेरण के कारण अब साइंस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तुम लोग को ना। तो प्रेरण के कारण बड़े
गोले के आंतरिक भाग पर माइनस क्यू आवेश लिख सकते हैं। ऋण आवेश लिखो चाहे माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश उत्पन्न और बाह्य भाग पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब क्या करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। बाह्य भाग में अर्थिंग दे देने से सभी धन आवेश, देखो यही मेन स्टडी है अपने से जो तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। सभी धन आवेश उदासीन हो जाते हैं। अब फिगर ला दें, आप बोलो। दोनों प्लेट के बीच में कुछ भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ, याद करो उसमें भी था। दोनों गोलों के बीच में, दोनों गोलों के बीच में, है ना, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। तब इस प्रकार बने संधारित, हाँ, युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। हो गया। अब क्या निकालना है? धारिता का व्यंजक, तो लिखेंगे धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक निकालने के लिए क्या हमको आवेश मानने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आवेश खुद आवेश से कट ही जाएगा। तो हमको अब केवल क्या निकालना होगा? भी का मान। तब भी का मान कैसे निकालेंगे? तो पहले गोले का विभव और दूसरे गोले का विभव दोनों निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पहले गोले के पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर ही ना विभव लिखेंगे। V1 बराबर K Q बाई A। उसके बाद दूसरे गोले के पृष्ठ पर विभव V2 बराबर माइनस KQ बाई B लिखेंगे। इसलिए परिणामी विभव, परिणामी माने परिणामी छोड़ो, कुल विभव लिख लो। इसलिए कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब V का मान निकालना है, तो V1 का मान क्या था? KQ बाई A और ये माइनस, तो KQ बाई A माइनस KQ बाई B। कॉमन क्या है? KQ कॉमन, तो 1 बाई A माइनस 1 बाई B। तो KQ लघुत्तम ले लो, AB लघुत्तम, B माइनस A, बोलो हो जाएगा। ये किसका मान आ गया? अब हमको चाहिए धारिता, तो इसलिए गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा में V। अब V का मान निकालना है, तो इसको क्या मान लो? समीकरण 1, इसमें 2 का जरूरत पड़ेगा नहीं, तो खाली क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। बोलिए C बराबर Q बटा, समीकरण 1 में V का मान क्या है? KQ इंटू B माइनस A बटा AB। अब Q क्या होगा? कट जाएगा। अब आप इसको खाली पलटिएगा, तो C बराबर AB बटा K इंटू B माइनस A।
समझ में आया। अथवा आप चाहें तो k का मान बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आइए जब पुट करिएगा तो पलट जाएगा, तो पलट के क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू AB/B माइनस A। कहीं कहीं बुक में यही लिखा हुआ है। बोलिए समझ में आया। ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। इस तरह से आपको कर लेना है, नोट कर लीजिए।